हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑडियो बीइंग्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी नई बुक जो कि है एटॉमिक हैबिट्स। आप सभी ने इसका नाम तो जरूर सुना होगा, किसी ना किसी ने आपको ये पढ़ने के लिए जरूर रिकमेंड करी होगी। हम चलिए बात करते हैं कि इस बुक में आखिर है क्या ऐसा। जैसे कि बुक का नाम ही है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक यानी छोटा, हैबिट्स यानी आदतें। हमारी छोटी छोटी आदतें जिनका असर हमारी जिंदगी में बहुत ही बड़ा और गहरा होता है। हम अपनी जिंदगी में जो भी मुकाम पाना चाहते हैं, जो भी मंजिल पाना चाहते हैं, उस मंजिल को पाने के लिए हमारी जो आदतें होती हैं वो बहुत ही उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है हमें सक्सेसफुल बनाने में। तो ये बुक उसी बारे में है, जो कि इसमें लिखा भी हुआ है, टाइनी चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट्स, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। सो जेम्स क्लियर जी ने ये बुक लिखी है। तो बुक की स्टार्टिंग में जेम्स क्लियर जी अपनी एक स्टोरी नरेट करते हैं। वो इस बुक को इंट्रोड्यूस ऐसे करते हैं कि वो अपने हाई स्कूल के फाइनल दिनों में थे। उनको बेसबॉल खेलने का बहुत शौक था। बेसबॉल बस एक ऐसा एक क्रिकेट जैसा गेम है जिसमें एक बैट होती है, एक बॉल होती है। आपको बॉल को जितना दूर, जितनी तेजी के साथ मार सकते हैं उतना तेज मारना होता है, उतना दूर बॉल फेंकनी होती है। तो ऑथर प्लेग्राउंड में जाते हैं और उनका स्वागत सीधा बेसबॉल बैट से होता है। किसी ने जानबूझकर नहीं मारा होता है। कोई होम रन स्कोर करने की कोशिश कर रहा होता है, उसने बहुत तेज बल्ला घुमाया होता है। वो बल्ले का बेस यानी जो चौड़ा वाला एंड आपको दिख भी रहा होगा, ये सीधा ऑथर के दोनों आंखों के बीच में लाके लगता है। ऑथर के सर पे, आंखों में और नाक पे बहुत गहरी चोटें आती हैं। उनकी नाक डिस्टॉर्ट हो जाती है, उसका शेप भी एकदम अलग हो जाता है। और ऑथर इस दर्द को बयां करने के लिए लिखते हैं कि वो मोमेंट ऑफ इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि उन्हें याद ही नहीं है कि वो क्या था। उनके मुंह पे सीधा लगा और ही वाज लाइक अनकॉन्शियस। उनको याद ही नहीं है क्या हुआ था। उनके आसपास लोग आए, उनको याद आता है कि बहुत सारे चेहरे मेरे चारों तरफ मुझे देख रहे थे। अपने टीवियों में भी देखा होगा, चारों तरफ काली अंधियारी छाई हुई, बीच में थोड़ी सी रोशनी, उससे दिखते हुए, अंदर झांकते हुए कुछ लोग। क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि हर बीतता समय कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके सर पे इतनी ज्यादा चोट लगी थी, उनके जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं सर में, स्कल के पास, वहां पे चोट लगने के कारण उनका पूरा सिर इंस्टेंटली सूजने लगा था। उनकी आंखों में लाइक सब कुछ डिस्टॉर्ट हो गया था उनके फेस में। तो जो स्कूल में नर्स ऑफिसर्स होते हैं वो आए दौड़े दौड़े क्या हुआ है ग्राउंड में देखने के लिए ऑथर को उन्होंने देखा तो सबसे पहले उन्होंने उन्हें जगाया और उन्होंने उनसे पूछा कि कम से कम उसके, क्योंकि सर पे चोट लगी है तो उसे देखना तो है कि उसे कुछ याद भी है क्या हो गया, कितना गंभीर है मामला। उसने पूछा कि ये साल कौन सा चल रहा है बताओ। उसने बोला 1998। उससे पूछा कि यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है, क्योंकि जाहिर सी बात है जेम्स क्लियर यूएसए से है तो उससे यूएसए का ही पूछेंगे। यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है बताओ। तो उन्होंने बोला बिल क्लिंटन। लेकिन दोस्तों, सर पे चोट इतनी गहरी लगी थी कि उन्हें याद ही नहीं था कि अभी, मतलब उनके वक्त में यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन बुश थे। उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि आप अपनी माता का नाम बताइए। तो उनके सर पे इतनी तेज चोट लगी थी कि उनको अपनी मामा का नाम याद नहीं आ रहा था। 10 सेकंड तक वो सोचते रहे उनकी माँ का नाम क्या है, फिर उन्होंने बोला पैटी, और ये बोलते ही वो बेहोश हो गए। उसके बाद उनकी बॉडी नहीं, उनको तुरंत ही एम्बुलेंस से नियरेस्ट अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी माता पिता को बताया गया कि क्या हो गया उनके बेटे के साथ। लेकिन उनके सर पे इतनी गहरी चोटें लगी थी कि जो लोकल हॉस्पिटल था उसने ये सही समझा कि इनको जल्दी से जल्दी, उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में उनको फर्स्ट एड वगैरह तो दिया, लेकिन उन्होंने ये सही समझा कि उन्हें जल्दी से जल्दी हमारे जो नियरेस्ट सिटी हॉस्पिटल है वहां पर भेजा जाए ताकि उनका इलाज अच्छे से हो पाए, क्योंकि चोट उनके सर पर लगी थी। तो उनको हेलीकॉप्टर जो कि अवेलेबल था वहां पर, उस हेलीकॉप्टर से सिंसिनाटी नाम के शहर में ले जाया गया। उनकी मम्मा उनके साथ उस हेलीकॉप्टर में गई। उनके पिताजी उनके बाकी के भाई बहनों को उन्होंने बताया कि उसे उनके साथ क्या हुआ है घर जा करके, और वो रोड के रास्ते सिंसिनाटी अस्पताल पहुंचे। और उनकी माँ के लिए जिस अस्पताल में वो लोग जा रहे थे, वो अस्पताल में जाना कुछ नई बात नहीं थी, क्योंकि वो लोग उससे पहले ही उस अस्पताल में एक बार जा चुके थे। क्यों जा चुके थे? वजह ये थी कि उनकी जो ऑथर की छोटी बहन है उनको बचपन में ल्यूकेमिया हो गया था। तो 2.5 साल तक उनकी उनकी बहन का इलाज उसी अस्पताल में चला था। और वो अस्पताल वालों का कुछ आप कह सकते हैं रिचुअल, कस्टम, प्रोटोकॉल, कुछ भी ये ऐसा था कि वो लोग एक प्रीस्ट और सोशल वर्कर को हायर करके रखते थे ताकि वो जो भी पेन में है, जो भी विक्टिम है, जो भी पेशेंट है, उसके फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट दे सके, उनको उनके साथ सिंपैथी रख सके, उनको उनको उनकी हौसला अफजाई कर सके। तो फिर
और हैरत अंगेज बात यह है कि जब ऑथर अंदर गए, इनको लगातार दौरे पड़ रहे थे, इनको सांस लेने में भी अब दिक्कत होने लगी थी। तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा दौरे पड़ रहे थे, तो डॉक्टरों ने ये सही समझा कि इनको, उन्होंने दवा दे करके कोमा में भेज दिया, ताकि उन्हें इतना सारा दर्द न सहना पड़े, उनका इलाज अच्छे से हो सके। और मैं जो प्रीस्ट वाली बात बता रहा था, तो जो उनकी मदर को प्रीस्ट इस बार मिला ऑथर के जाने पर, वो बिल्कुल वही प्रीस्ट था जो कि बहुत सालों पहले उनकी बहन के वक्त पे उन्हें सहानुभूति दिया करता था। तो उनकी माँ बहुत ज्यादा चिंतित थी, क्योंकि उनका बेटा जाहिर सी बात है कोमा में था, तो चिंता की बात तो थी। उनके पिताजी भी आ गए थे। वो लोग इतना ज्यादा चिंता कर रहे थे कि ऑथर ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि उनकी मामा, उनके पिता थक करके सो जाते थे और उठते थे चिंता के साथ कि क्या हो गया है। अगले दिन अगले दिन इनको अस्पताल में, अगले दिन ऑथर को होश आता है, तो उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी सूंघने की क्षमता खो दी है। तो नर्स को ये चीज बताया जाता है। तो नर्स उनके पास एप्पल का जूस लेकर के आती है, ताकि वो सूंघ करके देख सके कि उनको सांस आ रही है कि नहीं आ रही, उनको स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही। तो उन्होंने जब सूंघा तो उन्हें लगा कि हाँ, स्मेल तो आ रही है। लेकिन एक चीज और हुई, जब उन्होंने तेज से सांस अंदर की तरफ लिया, तो उनकी जो लेफ्ट आईज थी, जो पूरा रेटिना, कॉर्निया, ये सब कुछ था, ये सब बाहर आ गया। ऑप्टिकल नर्व जो से कनेक्टेड होती है, पूरी की पूरी आंख लेफ्ट वाली बाहर आ गई। तो नर्स ने बोला, क्योंकि इनका आंखों पर बहुत ज्यादा इंजरी हुई है, तो नाक से जब ये हवा ले रहे हैं, तो प्रेशर की वजह से आंख बाहर आ जा रही है। तो इसको जो वहां पर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट था, जो आंखों का डॉक्टर होता है, उसने बताया कि इस चीज को ठीक होने में समय लगेगा। आंख अपनी सही जगह पर आ जाएगी, लेकिन ये समय लेगा। और क्योंकि ऑथर की अगले ही हफ्ते एक सर्जरी भी थी, क्योंकि उनके सर पे चोट आई थी, तो सर्जरी भी थी। कौन सी सर्जरी थी ये तो नहीं लिखा हुआ। तो उनकी जो हीलिंग पीरियड था, ये और ज्यादा बढ़ जाने वाला था। तो अब ऑथर यहीं से इस कहानी का कंटेक्स्ट क्या है ये बताना शुरू करते हैं। उन्होंने बोला, इनकी जिंदगी के ये जो महीने थे, जिसमें इनकी आंख बाहर आ रही थी, जिसमें इनके सर पे चोट लगा था, इनके पेरेंट्स का बहुत ज्यादा दुखी थे, इनका 10th क्लास के बाद, क्योंकि हाई स्कूल में थे, इनके 8 महीने इस सब चीजों में बर्बाद हो गए। इनको ऐसा लग रहा था जैसे इनकी जिंदगी थम सी गई है। इनको बहुत दिनों तक दो दो इनको डबल विजन हो रहा था, लाइक चीजें दो दो दिखाई दे रही थी। जैसे कि आदमी नशे में होता है तो उसे दो दो चीजें दिखाई देती हैं, इनके साथ वो सब कुछ हो रहा था। इनकी आंख बाहर आ रही थी, ये सीधा देख नहीं पा रहे थे, सीधा चल नहीं पा रहे थे। इनको दौरे भी टाइम टाइम पर पड़ते रहते थे। तो पूरे 8 महीने इनको लगे अपनी गाड़ी वापस चला पाने में। ये सीधा चलने की कोशिश क्या करते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है इनकी सर्जरी हुई थी, तो प्रैक्टिस क्या करते थे, तो ये सोचते थे अक्सर ऐसा। ये इनकी, मैंने एक फोटो भी लगाई, इनकी परिवार परेशान होता हुआ। तो मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी इस बुक में, जो कि मैं आपके सामने एज इट इज पढ़ना चाहता हूँ। I was determined not to let my injury get me down, but there was more than a few moments when I felt depressed and overwhelmed. इन्होंने सोच तो रखा था कि अपनी जो इंजरी इनको लगी है, ये अपनी जिंदगी को इस चीज से इफेक्ट नहीं होने देंगे, अपने ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने देंगे, और जिंदगी में अच्छे से आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब इन्हें डिप्रेशन, मतलब ये सोचते थे इस बारे में, इन्हें दुख होता था, इन्हें लगता था कि बहुत बड़ी एक बोझ इनके सर पर आ चुका है। ऐसा हमारी जिंदगी में भी होता है, कई बार हम कोई गोल सेट करते हैं, बीट कोई एग्जाम, कोई पोजीशन, कोई रोल हम चाहते हैं कि हमें मिले, हम उसके लिए मेहनत करना तो शुरू कर देते हैं। लेकिन बीच बीच में ऐसा वक्त आता है जब हमें लगता है कि नहीं, बहुत हो गया, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ऐसे नहीं हो पाएगा। हम डिप्रेस्ड महसूस करते हैं, हमको लगता है कि ऐसा कैसे हो पाएगा। लेकिन बस यही जज्बा है कि जो अपने आप को उस माहौल में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर पाता है, वही विजयी होता है। तो फिर ऑथर के साथ भी ऐसा हुआ। ऑथर को भी लगता तो था कि, ऑथर भी चाहते तो थे कि हमेशा वो आगे बढ़ते ही रहे, उनका जिंदगी पे कोई फर्क ना पड़े। लेकिन उनके साथ भी कभी कभी ऐसा होता था कि उनकी जिंदगी में उन्हें लगता था कि नहीं, कुछ तो गलत हो गया है, उनको भी खराब लगता था। और बात यह है कि उनके पिताजी ने बेसबॉल में खासा इंटरेस्ट था ऑथर का। ऑथर इस बात से भी बहुत चिंतित थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि अब बेसबॉल में जैसे वो पहले खेल पाते थे, अब वो खेल नहीं पाएंगे। तो और उनका ये सपना था कि वो प्रोफेशनल लेवल पर बेसबॉल को खेल सके। और कि उनके पिताजी ने बस कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था, तो वो चाहते थे कि उससे आगे बढ़ करके प्रोफेशनल लेवल पर खेल सके। और डॉक्टर्स ने उन्हें साफ बता दिया था कि बहुत जल्दी वो फील्ड पर जाने के लायक नहीं रह पाएंगे। उनको भी ये बात अंदर से पता थी कि बहुत जल्दी वो सीट पर जा सकें, इस बारे में उनको मतलब ये उनकी हेल्थ उनका साथ नहीं देगी इस चीज में। तो वो वापस कॉलेज गए, जब वो ठीक हो गए 1 साल बाद वापस उनकी कॉलेज में एंट्री हुई।
11th 12th उनकी क्लास थी। तो 11th 12th वैसे इसमें कुछ मेंशन तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हाई स्कूल के बाद वही आता है, तो वो गए तो उन्हें कॉलेज की सीनियर विंग टीम में नहीं रखा गया, उन्हें जूनियर विंग टीम मिली। उसमें भी उन्हें खेलने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ कि वो क्योंकि सीनियर है फिर भी उन्हें जूनियर्स के साथ खेलना पड़ रहा है। ही वॉज सो सैड। वो लिखते हैं कि वो कार की सीट पर बैठ करके बहुत देर तक रोए और अपने रेडियो पर गाना ढूंढते रहे कि कौन सा गाना मेरी सिचुएशन को सूट करेगा। वो बहुत ही ज्यादा दुखी हुए। लेकिन एक बात इन सारे दुखों के बीच में, इन सारी परिस्थितियों के बीच में उनके दिमाग में थी। उन्होंने ये बात जैसे लिखी है मैं बिल्कुल वैसे ही बताना चाहूंगा। इफ थिंग्स वर गोइंग टू इम्प्रूव आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इट हैपन। अगर परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो सिर्फ मैं ही होऊंगा जो उन्हें अनुकूल करने में अपना योगदान दूंगा। क्योंकि सिर्फ जो आदमी अगर किसी कष्ट से जा रहा है तो लोग आपको सिंपैथी तो दे सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी को अगर आपको सुधारना है तो आपको कदम खुद ही उठाने पड़ेंगे। लोग आपको आइडियाज दे सकते हैं, लेकिन काम तो आप ही को करना पड़ेगा ना, रूट लेवल पर। तो अब यहाँ से ऑथर की कहानी शुरू होती है हैबिट्स की। कैसे छोटी छोटी हैबिट्स उन्होंने बनाई और वो हैबिट्स उनकी जिंदगी में कितनी ज्यादा उपयोगी हुई। तो अब हम इसके आगे की कहानी, यानी इसके आगे के चैप्टर्स आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को ऐसा कुछ ये पहली कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये मेरी पहली बुक है। ऑनलाइन से ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट किया हूँ अभी अभी, तो हो सकता है थोड़ी सी गलतियां हुई हो। कोई गलती हुई हो, आपको लगा हो कुछ सुधार चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर ध्यान दूंगा और गलती ना हो उसी फिर से मेहनत करूंगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।